तो अभी रिसेंटली क्या हुआ कि वेस्ट बंगाल में एक एरिया है मुर्शिदाबाद करके। अभी इस एरिया में जो है वो 66% पॉपुलेशन मुस्लिम्स की है, 33% पॉपुलेशन अप्रॉक्सीमेटली हिंदूज की है। तो अगर आपको याद हो, जिसको याद ना हो तो बता देता हूँ कि अभी कुछ टाइम पहले वक्फ बोर्ड एक्ट जो था, जो हमारा ऑलरेडी एक लॉ था, उसमें चेंजेस करे गए थे। एक बिल पास हुआ था उसमें चेंजेस करने के लिए, और वो प्रॉपरली पास हो गया। तो उसके बाद काफी सारे प्रोटेस्ट शुरू हो गए। ज्यादातर एरियाज में, ज्यादातर स्टेट्स में ये प्रोटेस्ट हुए नहीं, वहीं प्रोटेस्ट ज्यादा संख्या में हुए जहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो बीजेपी के फेवर की नहीं है, सेंटर के फेवर की नहीं है। तो जैसे ही वो बिल पास हुआ था वक्फ बोर्ड एक्ट में चेंजेस करने वाला, तो वेस्ट बंगाल की जो सीएम थी ममता बनर्जी, उन्होंने मना कर दिया कि ये वेस्ट बंगाल में इसको इम्प्लीमेंट नहीं करा जाएगा, ये सेंटर का नियम है। हालांकि आई डाउट दैट, क्योंकि कोई भी बिल जो पार्लियामेंट में पास हो रहा है उसको आप किसी भी स्टेट में इम्प्लीमेंट करने से मना कर दो, ये चीज़ तो प्रोबेबली शायद ये पॉसिबल नहीं है और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनली हो जाएगा एक तरीके से। तो इसके बाद ही बहुत सारे प्रोटेस्ट शुरू हो गए, खास करके वेस्ट बंगाल के एरिया में। और मैंने आपको बताया ही था कि मुर्शिदाबाद में 66% जो पॉपुलेशन है वो मुस्लिम्स की है, 33% हिंदूज की है। तो प्रोटेस्ट जब हुए तो वो प्रोटेस्ट सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं थे, डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट करना तो अलाउड है, सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं थे, वो एकदम से वायलेंट हो गए बहुत तेजी से। इतने वायलेंट हुए कि जितने भी हिंदूज के घर थे उन पे डर मंडराने लग गया कि वहां पे हार्म ना कर दे कोई, और काफी सारे लोगों को हार्म कर भी दिया गया। जैसे एक होटल था, श्री हरि हिंदू होटल एंड लॉज करके उसका नाम था, उसमें तोड़फोड़ कर दी। एक किसी हिंदू फैमिली का मिठाई की दुकान थी, उसमें तोड़फोड़ कर दी। एक एम्बुलेंस थी, एम्बुलेंस के ड्राइवर को उतार के पीटा, बाद में एम्बुलेंस जला दी। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए। ये इंसिडेंट्स इतने सारे हुए कि मुर्शिदाबाद जो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है ना, उसी के पास से गंगा नदी निकलती है। तो कई लोग उस डिस्ट्रिक्ट से भाग के, हिंदू स्पेसिफिकली, वो उस नदी को पार करके और सीधे दूसरा जो डिस्ट्रिक्ट है मालडा, उस डिस्ट्रिक्ट में भाग गए। और वीडियोस भी आई जहां वो स्कूल्स में बैठे थे, प्रोबेबली शायद गवर्नमेंट स्कूल होगा, वहां वो रेफ्यूजीज बन के बैठे। बहुत ही अजीब बात है कि हिंदू मेजॉरिटी कंट्री में हिंदूज ही रेफ्यूजीज हैं, और वो बेचारे खाना वाना वहां पे खा रहे थे। तो देख के भी बड़ा बुरा सा लगता है, गंदा सा लगता है। खैर, ये सारी जब मैं रिसर्च कर रहा था तो बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स और न्यूज पोर्टल्स को मैं देखता हूँ, और एक चीज मैंने नोटिस करी कि लल्लन टॉप जो है वो इस पर्टिकुलर न्यूज को कोई खास ट्रैक नहीं कर रहा। जैसे जब महाकुंभ वाला इंसिडेंट हुआ था ना, महाकुंभ में भगदड़ मची थी, तो उस टाइम पे लल्लन टॉप कूद गए, उनके सारे संवाददाता वहां पहुंचे हुए थे और बड़े अप्रिशिएट कर रहे थे वो अपने संवाददाताओं को कि भाई देखो कितने डेयरिंग है, कितने मेहनती है, सोए नहीं है, ये नहीं करा, वो नहीं करा, और लगातार वहां पे कवरेज आ रही थी। और वीडियोस भी बहुत ही थी, नंबर ऑफ वीडियोस भी बहुत सारी थी, ठीक है। लेकिन जब ऐसा बंगाल का कोई इंसिडेंट हुआ है तो अब उनकी पोस्ट देख लो। अभी रिसेंट की पोस्ट है कि बीजेपी का कोई एमएलए का बेटा है, उसने कोई आधी रात को मंदिर खुलवा दिया ऐसे करके। अगली पोस्ट थी कि इंजेक्शन लगवाने से पहले सोचो कि लिवर पे इफेक्ट तो नहीं हो रहा। फिर सलमान खान को फिर से मिली धमकी। तो अब उनके न्यूज़ ट्रैक करने का तरीका और जो पैटर्न है वो आप देखो। खैर, ये बहुत कॉमन हो गया हमारा देश में आजकल। अगर किसी भी न्यूज कंपनी को या न्यूज इन्फ्लुएंसर को अगर न्यूट्रल बनना है ना, तो एक ही तरीका है, आप बीजेपी को टारगेट करना शुरू कर दो, हिंदू फेस्टिवल्स को टारगेट करना शुरू कर दो, आप न्यूट्रल बुलाए जाओगे। वरना आप सीधे सीधे गोदी यूट्यूबर और अंधभक्त हो, और उसके अलावा कुछ नहीं हो। ये सीन इस टाइम का सिनेरियो बन चुका है और साफ साफ दिखाई देता है। लल्लन टॉप और बहुत सारे ऐसे जो इन्फ्लुएंसर्स है ना, एक वो आपका जर्मनी वाला भी है, उनमें साफ साफ ये दिखाई देता है वो न्यूट्रल है, और उनकी भी गलती नहीं है। करंट सिनेरियो ये ऐसा है कि अगर आप महाकुंभ में भगदड़ मचने को ट्रैक करोगे तो उसके व्यूज भी अच्छे आते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा डेस्परेट भी है क्राउड जो बीजेपी को हारते हुए देखना चाहती है। वो बहुत ही ज्यादा डेस्परेट है और इस टाइम पे बहुत ही ज्यादा पॉलिटिकल बातें वो करते हैं। तो बिजनेस है, ऐसे ही चलता है, चलता रहेगा। अब यूजुअली मेरी वीडियोस में भी वैसे देख के शायद कुछ लोगों को ये लगेगा कि भाई तू भी तो ऐसा ही करता है, तू भी तो एक तरफ टारगेट नहीं करता। एक्चुअली वो इंटेंशनल नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि मैं टारगेट करना नहीं चाहता। अगर बीजेपी या फिर कोई महाकुंभ जैसे इंसिडेंट में अगर भगदड़ मच जाए तो मैं टारगेट करना नहीं चाहता, ऐसा है नहीं। बात यह है कि इतने लोग, रवीश कुमार, ध्रुव राठी, लल्लन टॉप, इतने लोग हैं ना इसको टारगेट करने वाले कि मुझे ऐसा लगने लग जाता है कि मैं क्या ही नया बता दूंगा। मेरे लिए वो ऐसा हो जाएगा जैसे समुद्र में से पानी निकाल रहा हूँ। खैर, ये बातें छोड़ते हैं, मेन इंसिडेंट पे आते हैं। अब ये प्रोटेस्ट हुए क्योंकि वक्फ बोर्ड एक्ट में चेंज हुआ, ठीक है। और जो प्रोटेस्ट हुए वो वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट्स में ही हुए, बाकी स्टेट्स में नहीं हुए। ऐसा क्यों है, इसका भी रीजन आपको आगे समझ में आ जाएगा। एक रीजन तो यह है कि वेस्ट बंगाल यूपी के बाद सबसे ज्यादा वक्फ की जो प्रॉपर्टी है ना वो वेस्ट बंगाल में ही है, और इन वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करा जाता है बहुत सारी चीजों के लिए। जैसे पहले तो करप्शन है, पैसा कमाने के लिए, और दूसरा जो इलीगल माइग्रेशन है मुस्लिम पॉपुलेशन की, उसको कराया जाता है। ये मेरा पर्टिकुलर एनालिसिस है, मैं कोई क्लेम नहीं करता, तो मेरे ऊपर फालतू के डिफेमेशन या कोर्ट केसेस डालने की कोई जरूरत नहीं है। पब्लिक इन्फॉर्मेशन का ही हवाला देते हुए, जो ऑलरेडी आर्टिकल्स छप चुके हैं उनका इन्फॉर्मेशन देते हुए ही मैं ये वीडियो को आगे कंक्लूड करूंगा। फाइनली एग्जांपल मैं दूंगा सबसे पहले वेस्ट बंगाल से पहले शिमला का। शिमला में अगर आपको याद हो, कुछ टाइम पहले थोड़ा सा बवाल हुआ था। बवाल क्या था कि वहां पे एक मॉस्क थी, मस्जिद थी, उस मस्जिद में इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा था। 5 फ्लोर खड़े कर दिए गए थे ऑलरेडी, ऐसी रिपोर्ट्स आई, और जबकि ये अलाउंस थी नहीं,
इसकी क्लियरेंस थी नहीं, और वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी थी ऑफ कोर्स ऑब्वियसली। और वहां जब मैंने लोकल पॉपुलेशन से बातचीत करी तो ये भी मेरे को क्लियरली पता चला कि शिमला में धीरे धीरे जो लोकल पॉपुलेशन है, लोकल पॉपुलेशन नहीं कहना चाहिए, जो वेंडर्स हैं वहां पे मुस्लिम्स की गिनती जो है वो बढ़ती जा रही है धीरे धीरे। कहां से लोग आ रहे हैं वो शिमला के लोकल पॉपुलेशन को भी नहीं पता। तो अगर आप किसी की माइग्रेशन करते हो, सपोज करो किसी शिमला जैसे शहर में माइग्रेशन करते हो लोगों की, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि जब वो लोग शिमला आएंगे या ऐसी किसी जगह पे आएंगे तो उनके पास अपने आप ही जमीन आ जाएगी जिसपे वो अपना काम काज कर सकें। भाई रहने को भी जगह चाहिए, खाने को भी जगह चाहिए, वॉशरूम जाने के लिए भी जगह चाहिए, ये सारी जगह चाहिए। तो ये जगह आई कहां से? ऐसा क्लेम करा जाता है कि जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज होती हैं यही इस्तेमाल करी जाती हैं ऐसे पर्पसेस के लिए। पहले आप माइग्रेशन कराओ लोगों की और वहां पे जो छोटे मोटे काम होते हैं, रेडी लगाना, ये सारे उनमें उनको डाल दो, और बाकी जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है उसका इस्तेमाल करके आप दुकान खोल लो या इस टाइप के कोई भी एक्टिविटीज कर लो। रहने खाने की और जो बाकी की व्यवस्था है वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे यूजुअली हो जाती है। अब ये होता कैसे था ये आप समझना। वक्फ बोर्ड एक्ट जो पहले था ना वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। इतना पावरफुल था कि अगर वो आपकी प्रॉपर्टी पे क्लेम कर दे तो वक्फ बोर्ड को कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं है कि भाई ये प्रॉपर्टी जो है वो उसकी नहीं है। वक्फ बोर्ड अगर क्लेम कर रहा है ना तो उसको बोलने की जरूरत नहीं है कि वो प्रॉपर्टी उसकी है। उल्टा आपको प्रूफ दिखाने पड़ेंगे, कागजात दिखाने पड़ेंगे अपनी प्रॉपर्टी के, ठीक है। और ये जो आपका विवाद चलेगा, ये विवाद आपका सिविल कोर्ट में नहीं चल सकता। ये पावर मिली हुई थी वक्फ बोर्ड एक्ट को, ये चलेगा वक्फ ट्रिब्यूनल में, जो कि वक्फ की ही कोर्ट है एक तरीके से। उनकी ही कोर्ट में जाके आपको बहस करनी पड़ेगी। और अगर गलती से आपके पास कागजात ना हो, जो यूजुअली होता भी है गांव वगैरह में, लोगों की जो गांव की जमीन होती है उसके कागजात वगैरह नहीं होते वसीयत की जमीन के, और इसीलिए वक्फ ने कई बार पूरे के पूरे गाँव पे भी क्लेम किया हुआ है। तो उन पे बेचारों पे कागजात होते नहीं है, जनरेशनल होम्स होते हैं, बाप दादाओं की प्रॉपर्टी होती है, तो कागजात बनाते नहीं थे, तो लेने के देने पड़ जाते हैं ऐसी सिचुएशन में। अब कई लोग ये क्लेम करते हैं कि भाई ये लोग जो है अफवाहें फैलाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोर्ट में कई बार वक्फ प्रॉपर्टी का जो है क्लेम गया हुआ है, कोर्ट केसेस हुए हैं हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में। इसका भी मैं आपको सिंपल सिनेरियो समझा देता हूँ। वक्फ बोर्ड एक्ट जो है ना, जो पहले था, उसका नियम तो यही था कि किसी भी सिविल कोर्ट में आप जा नहीं सकते। लेकिन हमारी जो जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, ये हाईएस्ट बॉडी है पूरे इंडिया में, ठीक है। ये चाहे ना तो किसी भी नीचे का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को बाईपास कर सकते हैं, ठीक है। जैसे सपोज करो कोई स्कूल है, स्कूल में रूल बने हुए हैं कि एक क्लासरूम है, उस क्लासरूम में टीचर्स के अलावा कोई नहीं आ सकते, तो उस क्लासरूम में टीचर्स के अलावा कोई नहीं जाएगा। लेकिन अगर कोई क्राइम हो जाए, कोई इंसिडेंट हो जाए, तो कोर्ट तो ऑर्डर कर ही सकती है ना कि भाई जाओ, पुलिस वाले जा सकते हैं। ये तो क्योंकि कोर्ट के पास ये परमिशन होती है, परमिशन नहीं सॉरी, कोर्ट के पास ये पावर होती है। ऐसे ही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कई बार वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी के केसेस आए ना उसमें इंटरफियर किया है, क्योंकि वो कर सकती है ओवर पावर, वो बाईपास कर सकती है वक्फ बोर्ड एक्ट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को। ऐसा ही एक केस चल रहा था और जज साहब ने उसको देखा कि भाई वक्फ बोर्ड ने प्रॉपर्टी पे क्लेम कर रखा है किसी बंदे के या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के। तो जज साहब ने सरकास्टिकली ये बोला था वहां पे कि भाई ये तो बहुत गलत कर रहे हो आप लोग वक्फ बोर्ड एक्ट वाले, आप तो ऐसे कल को बोलने लग जाओगे कि पार्लियामेंट भी आपका है। तो आयरनी ये है कि जज साहब तो सिर्फ बोल रहे थे, लेकिन जो दिल्ली का वक्फ बोर्ड है ना उसने पार्लियामेंट को ऑलरेडी क्लेम कर रखा था, जज साहब को ये पता नहीं था। तो यूजुअली जो वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी पे क्लेम करता है ना तो उसको मिलती नहीं है प्रॉपर्टी, क्योंकि केस जो है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है। लेकिन इसके बीच में एक छोटी सी जगह बचती है करप्शन की और बहुत सारे उल्टे सीधी चीजों को करने की। जगह क्या बचती है? सपोज करो मेरी जमीन है और वक्फ बोर्ड क्लेम कर दे, तो मैं तो जाके कोर्ट केस लड़ूंगा, और अगर उसके बाद में मैं फिर हाई कोर्ट भी जाऊंगा और सुप्रीम कोर्ट भी जाऊंगा, अगर मेरे पास पैसे हुए तो। जिनके पास पैसे नहीं होते वो बेचारे कहाँ वकील करते फिरे और कहाँ लड़ते फिरे। यूपी को देख लो आप, यूपी की जो हाई कोर्ट है वो इलाहाबाद में है, प्रयागराज में। अब एक बंदा जो यूपी के एक कोने से वेस्टर्न यूपी के लोगों को 500 400 किलोमीटर जाके केसेस लड़ने पड़ते हैं, कौन देगा उस चीज का पैसा? ये तो खैर एक चीज हो गई। इसके अलावा वक्फ अगर ऐसी प्रॉपर्टीज पे क्लेम करता है जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है या फिर किसी की प्रॉपर्टी है ही नहीं, तो वो तो बहुत इजीली वक्फ आराम से अपने कंट्रोल में ले सकता है। खास करके गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी पे, जब स्टेट में जो गवर्नमेंट है, प्रदेश में जो गवर्नमेंट है वो मुस्लिम वोट बैंक के अपीजमेंट से बनी हो, तब तो बहुत इजी हो जाता है वक्फ बोर्ड के लिए उस प्रॉपर्टी को क्लेम करके और उसको हैंडल करना। और यही हुआ है वेस्ट बंगाल में, जितना रिपोर्ट्स आई हैं उसके हिसाब से, और यही होता आया है बहुत सारे स्टेट्स में। यही प्रॉब्लम की एक अच्छी खासी मोटी जड़ है। अब गलती से भी ये मत सोचने लग जाना कि भाई अगर मुस्लिम्स की पॉपुलेशन कहीं माइग्रेट करती है तो उससे तेरे को प्रॉब्लम है। बिल्कुल भी नहीं है भाई, जीरो प्रॉब्लम है। मुस्लिम्स, हिंदू, सिख मेरे लिए सब बराबर है भाई। अगर कोई इंसान चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे कुछ और हो, अगर वो पढ़ लिख के किसी पर्टिकुलर एरिया में माइग्रेट करता है जहां उसकी रिलीजन वाले लोग नहीं रहते, तो भाई मेरे से नेम प्लेट बनवा लो मिस्टर एंड मिसेस अख्तर, मैं खुशी खुशी बना के दूंगा। लेकिन जो लोग
पैसे से कमजोर होते हैं, सोशली बहुत बैकवर्ड होते हैं, उनको रेडी लगाने के लिए कहीं पे माइग्रेट करा जाए पॉपुलेशन उसकी, तो वही पॉपुलेशन तो बाद में काम आती है पॉलिटिशियंस के दंगे कराने के, क्योंकि उस पॉपुलेशन को बेचारी को ब्रेन वॉश करना और उनका इस्तेमाल करना बहुत आसान हो जाता है। इस चीज को मैं सही नहीं मानता और यही चीज सबसे ज्यादा हार्म करती है एक पर्टिकुलर स्टेट को। चाहे आप हिसाब लगा के देख लेना, जितनी भी ऐसी स्टेट्स है ना जहां पे गरीब और सोशली बैकवर्ड पॉपुलेशन को किसी पॉलिटिशियन ने हेल्प करी हो, वही स्टेट सबसे पिछड़ा स्टेट होगा, क्योंकि वो जिंदगी भर उस पॉपुलेशन का फायदा उठाता है। शिमला में भी तो यही हुआ था। शिमला में अगर पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी और ज्यादातर लोग जो काम कर रहे थे वो रेडी लगाने का कर रहे थे इस टाइप का, तो उनको रहने खाने की जगह कहाँ से मिल रही थी, ये बहुत बड़ा सवाल उठता है। और कौन उनको एंटरटेन कर रहा था? मतलब यार आप सब इमेजिन करके देखो, आप किसी और प्रदेश में जाके आप काम करना स्टार्ट कर दोगे, क्या इतना आसान है? वहां पे आप सरवाइव भी नहीं कर सकते, तो कोई ना कोई तो हेल्प कर रहा होगा ना, किसी ना किसी टाइप की हेल्प तो चल रही होगी। यही चीज वेस्ट बंगाल के सिनेरियो में भी है। वेस्ट बंगाल में मैंने बताया आपको कि यूपी के बाद सबसे ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं वक्फ की, और इन वक्फ प्रॉपर्टी पे ऐसा कुछ नहीं है कि ये मुस्लिम्स की हेल्प करती हैं। तो ये बहुत बड़ा गलत नैरेटिव है कि ये मुस्लिम्स की हेल्प करती हैं या हिंदूज की हेल्प करती है। कोई किसी की हेल्प नहीं करता। सारा का सारा जो भी ऐसा है ना जो बहुत ही ट्रांसपेरेंट नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ पावरफुल लोगों के हाथ की कठपुतली होता है। किसी भी रिलीजन, किसी भी कास्ट का कोई बेनिफिट नहीं करते ये लोग। इतना ही बेनिफिट करते हैं कि सिर्फ आपका वोट अपने झोली में डाल सके। अब जैसे वेस्ट बंगाल का सीन बताता हूं मैं आपको, और सोर्सेस के साथ बताऊंगा, ठीक है? मैं कुछ नहीं बोलूंगा। ये आर्टिकल है आपके सामने द संडे गार्जियन का, और भी आर्टिकल्स होंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, लेकिन इस आर्टिकल को मैं ले लेता हूं। इसमें मेंशन्ड है कि एक इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के हिसाब से नवाब वाजिद अली साहब ने एक प्रॉपर्टी डोनेट करी थी वक्फ को, और आज के टाइम पे इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के हिसाब से, मैं कुछ नहीं बोल रहा, आज के टाइम पे इसको लीज पे दे दिया गया है एक हॉस्पिटल ट्रस्ट को। और वो हॉस्पिटल ट्रस्ट का जो चेयरमैन है वो कौन है? वो कोलकाता के मेयर साहब है, फरहद हकीम। ये सारा कुछ आर्टिकल में मेंशन्ड है, आराम से रोक के वीडियो पढ़ लेना अगर पढ़ना हो तो। खैर, फरहद हकीम साहब वही साहब है जिन्होंने अभी कुछ टाइम पहले, जुलाई के आसपास शायद, एक और आर्टिकल में मेंशन कर देता हूँ। इसमें इन्होंने क्या बोला था, मैं आपको एग्जैक्टली लाइन पढ़ के सुना देता हूँ। इसमें इन्होंने बोला था कि जो लोग इस्लाम में पैदा नहीं हुए वो थोड़े बदकिस्मत हैं, हमें इस्लाम उन तक पहुंचाना है जो अभी इस मजहब को नहीं मानते। जो लोग इस्लाम में पैदा होते हैं उनको तो जन्नत पक्का है। खैर, और तो लाइनों से मेरे को कोई मतलब नहीं, सिर्फ इस लाइन से मतलब है कि जो लोग इस्लाम में पैदा नहीं होते वो बहुत बदकिस्मत है। मतलब ये किस टाइप की स्टेटमेंट है, वो भी मेयर साहब के द्वारा। और इंटेलिजेंस के रिपोर्ट के हिसाब से जो होम मिनिस्टर साहब को भेजी गई थी, उसमें इनके नाम पे ही वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे लीज पे देना है एक हॉस्पिटल ट्रस्ट। ऐसे ही इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में और भी था कि टीएमसी के एक राज्यसभा मेंबर है नदीमुल हक, उनके पास साउथ कोलकाता में 22 कट्ठा जमीन है जो वक्फ की प्रॉपर्टी है और वो इनके कंट्रोल में है एक तरीके से। ये सब कुछ आर्टिकल में मेंशन्ड है। अब अगर ये बातें सारी की सारी सच हैं, जो कि ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, तो सारी की सारी गलत तो हो नहीं सकती। तो अगर इनमें से जो भी सच हैं, तो आप इमेजिन करो कि अगर पॉलिटिशियंस और पावरफुल लोगों के पास वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करने का तरीका है और उस पर उन्होंने करप्शन करा हुआ है, तो पॉलिटिशियंस की तो प्राइम फीचर ही ये होता है ना कि वो भीड़ इकट्ठा कर सकते हैं और राइट्स करा सकते हैं कहीं पे भी। अब एक और चीज है इसमें, देखो, करप्शन के लिए वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल होना, इसके तो आपको लीगल डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे या आने वाले टाइम में मिलेंगे, क्योंकि उसके लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं एक तरीके से, है ना। लेकिन अगर इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट आ रहे हैं इंडिया में और वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल उनके खाने पीने, उनके रहने सहने में यूज होता है, तो उसको पकड़ना तो बहुत ही मुश्किल है। लीगल चैलेंजेस हैं, क्योंकि कोई लीगल डॉक्यूमेंट थोड़ी बनता है, उनके नाम पे जमीन ट्रांसफर थोड़ी होती है, बस उनको रहने खाने के लिए जमीन मिल जाती है, काम करने के लिए जमीन मिल जाती है, और उसका कोई लीगल फुटप्रिंट है ही नहीं। और अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो वो सारा कुछ चलता रहेगा। ऐसी चीजों का प्रूफ आपको इजीली नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर कहीं पे ऐसा हो रहा है ना, तो आप लोकल पॉपुलेशन से कभी बातचीत करने की कोशिश करना, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। क्योंकि लोकल पॉपुलेशन जो है ना, उसको बहुत अंदर की खबर होती है, उसको बहुत कुछ पता होता है जो आर्टिकल्स और गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में मिलता भी नहीं है कहीं भी। खैर, कंक्लूसिवली वक्फ बोर्ड एक्ट में जो मॉडिफिकेशंस हैं वो हो चुके हैं। आज नहीं तो कल वेस्ट बंगाल को भी ये एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। वेस्ट बंगाल को क्या, वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट को। होपफुली गवर्नमेंट ना चेंज हो उससे पहले वो एक्सेप्ट हो जाए, क्योंकि सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशनली हो तो बढ़िया है, ना हो तो फिर शायद क्या पता कल को गवर्नमेंट चेंज हो, तब वो जाके इम्प्लीमेंट करा जाए और फिर बहुत सारी चीज़ें खुल के सामने आएंगी अगर गवर्नमेंट चेंज हो गई तो कल को। तो ये सारा कुछ सिनेरियो चल रहा है, और बहुत ही दुख की बात है यार कि हिंदू मेजॉरिटी कंट्री में हिंदूज को रेफ्यूजीज बनने पे मजबूर होना पड़ता है। पर ये तो मैं तो रिसर्च कर करके बहुत कुछ पढ़ चुका हूँ, तो मेरे अंदर तो वो वाली फीलिंग आनी शुरू हो चुकी है कि पहले तो इंसान को जब ये सारी बातें पता चलती है तो थोड़ा गुस्सा करता है, वो थोड़ा उफनता है। अब मैं थोड़ा स्टेबल हो गया क्योंकि मैं बहुत कुछ ऐसी चीज़ें सुन चुका हूँ। खैर, अभी 2-4 घंटे पहले वीडियो शूट करी थी, इसको जल्दी एडिट कराना है, तो अभी इसको फिनिश करते हैं। मिलते हैं
अगली वीडियो में।